Hello dear students, how are you all? All are fine? That's good. तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने अब तक टेंस सीख लिए, आपने अभी इंपरेटिव सेंटेंसेस सीख लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक भी आपने सीख लिया। अब हमारा नया टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से एक सवाल जरूर आता है। आपके स्कूल के एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है, 12th के बोर्ड में, 10th के बोर्ड में भी आता है। तो अब आप एक नोटबुक लेना और नोटबुक में सारे नोट्स आप बनाते जाना। मैं गारंटी देता हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। काफी आसान टॉपिक है ये। एक बार जब आपको इसकी ट्रिक मिल गई ना तो बहुत ही इजी है। एक्टिव को कर्तृ और पैसिव को कर्मवाची बोलते, कर्तृ और कर्मवाची। बच्चों एक्टिव वॉइस होता क्या मैं बताऊं। इसमें कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे राम पत्र लिखता है, यहां सब्जेक्ट की प्रधानता, सब्जेक्ट राम है। पैसिव वॉइस कर्म की प्रधानता क्यों, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव मीन्स कर्मवाची, एक्टिव मीन्स कर्तृवाची, कर्तृ मीन्स कर्ता वाला होता है बच्चों। तो अभी यहां पे ये कर्म की प्रधानता मतलब पत्र राम के द्वारा लिखा जाता, मतलब मेन फोकस जो है ध्यान पत्र के ऊपर है। बात है कि राम पत्र लिख रहा है और इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। एक ही बात है, तरीका अलग अलग है बोलने का। तो अब ये ध्यान रखना नोट है, पैसिव वॉइस हमेशा सकर्मक क्रिया, इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है, सकर्मक क्रिया का ही बनता है। दो तरह की क्रिया होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। नाम से ही पता सकर्मक। तो पहले इसका इंग्लिश में परिभाषा ये होती क्या है, बाद में आप आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एक्शन। वापस हिंदी में इसका अनुवाद कर दिया है। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी सेंटेंस में क्रिया जरूर होगी लेकिन उसके साथ कर्म अवश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए उसके अंदर। उदाहरण से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी वो लेटर तो लिख रहा है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, लेकिन आगे क्या लिख रहा है, लेटर। ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसके ये ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो ये क्रिया सकर्मक है और यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है और ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ध्यान रखना बच्चों। अब दूसरा लिया है, ही इज राइटिंग। अब वो क्या लिख रहा है, किताब लिख रहा है, पुस्तक लिख रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, कहीं कुछ पता नहीं है क्या लिख रहा है, यानी यहां पे कर्म यानी ऑब्जेक्ट यहां मौजूद नहीं है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव अकर्मक, या इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो हमें मेन ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं वो सिर्फ उसके अंदर ये कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, सिर्फ सकर्मक क्रिया यानी सकर्मक कर्म के साथ क्रिया। तो हम लोग ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सारी चीजें आप लिख लो, समझ लो, वापस बता दूं। एक्टिव पैसिव, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मेन चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। और पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, सकर्मक क्रिया का बनता है। ये इतना लिखो, आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते आराम से लिखो। वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक अच्छी बनाना, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते रहना। नोट करो, इसको नोट करो फटाफट। लिख लिया, सभी लिख लिया इधर पीछे, और नोट करो। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने या बदलने में या उस बनाने के नियम, 4 नियम है, बड़ा ध्यान से सुनना। छोटा टॉपिक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में उसके पहले बाई का प्रयोग करो।
मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। पहले ये चीजें नोट करो, फिर उदाहरण देकर समझाऊंगा। सारी चीजें लिख लो, बिना लिखे समझ में कुछ आने वाला नहीं है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगा मेन वर्ब की। चाहे कोई भी टेंस का एक्टिव हो, उसका जब पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब्स में परिवर्तन, ये रूल नंबर 4 है। हेल्पिंग वर्ब्स में परिवर्तन निम्न सारणी के अनुसार करो। मैं अभी एक सारणी बनाऊंगा, पहले ये तीनों या चारों पॉइंट लिख लो पहले, और सारणी के लिए आपको एक पेज खाली छोड़ दो, ठीक है। 4 ही नियम है, आराम से लिख लो। मैं उदाहरण देके बहुत सारे उदाहरण से आपको समझाऊंगा, सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आप ये लिखो, पहले पॉज करके लिख लो, नोटबुक में नोट्स बना लो, और नोटबुक को संभाल के रखना बच्चों। लिखो, इधर लिख लिया, अभी लिखना बाकी, लिख लो, नोट कर लो। ये रही सारणी आपके सामने। एक्टिव वॉइस का टेंस और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। आपको एक्टिव वॉइस का टेंस पहले पहचानना है, फिर पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा, ये पूरी सारणी से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मैंने बताया, यहां ध्यान रखना, पहले तो टेंस पहचानो। आपको देखो बच्चों, अगर ये आपको टेंस नहीं आते तो ये वीडियो या ये एक्टिव पैसिव आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मेरे जो टेंस के वीडियोस अपलोड किए हुए, मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार वो वीडियोस अवश्य देखें। फिर भी मैं बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता कैसे चलेगा कि एक्टिव में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ईएस जुड़ा होगा। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का तो उसमें डू या डज का प्रयोग जरूर होगा, तो पता लग जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो एम भी टू होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें डिड का प्रयोग आपको मिलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल आपको मिलेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इन सभी में आईएनजी होती है, और इज एम आर मिलेगा। इसमें पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर मिलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसमें इज एम आर, वाज वर और आईएनजी आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा कंटिन्यूस है। परफेक्ट टेंस तीनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और उनके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या हैव होगा, पास्ट परफेक्ट का हैड होगा, फ्यूचर परफेक्ट का शैल है या विल होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में मिलेगी। टेंस पहचानना बड़ी बात है। उम्मीद है आपको टेंस आता है। तब अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर लग जाएगी, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आपको यहां लग जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। बात समझ हमारी। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर लग जाएगी, यानी पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस की लगेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल भी, विल भी लगेगी, जो फ्यूचर कंटिन्यूस की होती है। ये तो बात क्लियर होगी। यानी ये इंडेफिनिट है तो ये कंटिन्यूस लग जाएगी। मतलब ये हुआ कि तीनों इंडेफिनिट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब अपने अपने कंटिन्यूस टेंस वाली लग जाएगी जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मान लो अगर वो कंटिन्यूस ही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये इज एम आर तो रहेगा, लेकिन इज के साथ बीइंग और एम के साथ बीइंग जुड़ जाएगा, या आर के साथ भी बीइंग जुड़ जाएगा। जो भी दिया जाएगा, एक वचन बहुवचन, आप उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई के साथ एम आता है, एक वचन के साथ इज आता है, और बहुवचन के साथ आर आती है, तो आपको पता है। वाज या वर दिया तो वाज है तो वाज बीइंग होगा, वर है तो वर बीइंग होगा, अकॉर्डिंग टू इज सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में वाज बीइंग, प्लूरल में वर बीइंग। कब? जब वो ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट बनेगा, नया सब्जेक्ट जो अगर सिंगुलर है तो वाज बीइंग और प्लूरल है तो वर बीइंग लगेगा। क्लियर बात। अब परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव है, हैज है एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। हैड है
पास्ट परफेक्ट में तो हैड का हैड बीन कर देना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शैल है विल हैव है, तो यहाँ शैल हैव बीन विल हैव बीन, यानी परफेक्ट टेंसेस में आप जितने भी हेल्पिंग वर्ब बीन लगा देना, बीन 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 यानी पुंगी बजा देना। देखो मैं बताऊं, पी से परफेक्ट, पी से पुंगी, तो पुंगी भी इस बीन, तो जितने भी परफेक्ट टेंस है उनकी आप बीन बजा देना, बीन बजा देना या पुंगी बजा देना। एक बार समरी वापस बता देता हूं, जितने भी इंडेफिनिट है वो अपने अपने कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। जो भी कंटिन्यूस है उनमें बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बीइंग बीइंग, और परफेक्ट वालों की आप पुंगी बजा देना। बात क्लियर होगी? इसको लिख लो पॉज करके, और पॉज करके लिख लिया तो आग प्ले करने के बाद ये नोट कर लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस हो गए। 12 टेंस में 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता। कौन से 4? एक फ्यूचर कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस चीज को लिखो, आप नोट कर लो, बढ़िया सा नोट कर लो। इसके बाद ये माइंड मैप यानी दिमाग का नक्शा, याद कैसे रखते हैं इन चीजों को? वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत ही आसान याद रखना। 3 नियम याद रखना। टेंस कैसे बदलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। ए में एक्टिव सेंटेंस यदि सारणी में आपने देखा अभी टेबल में इंडिपेंडेंट टेंस का है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के कंटिन्यूस की होगी। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इंडिपेंडेंट का तीनों इंडिपेंडेंट है तो उसी की उसकी अपनी अपनी कंटिन्यूस के लग जाएगी, जो अभी आपने सारणी में देखा है और सारणी आपके पास लिखी होगी, मिलान करो। एक्टिव सेंटेंस यदि कंटिन्यूस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगा दो, यानी अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगा दो, कंटिन्यूअस वाली प्लस बीइंग लगा दो। अब रही बात, यदि एक्टिव सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस की एचवी में बीन लगाओ, बीन। परफेक्ट ये देखो, परफेक्ट वालों का क्या करेंगे आप? परफेक्ट वालों की पी से परफेक्ट, पी से पुंगी बजा दो, बीन बजा दो। परफेक्ट वालों की बीन, हेड है तो हेड बीन, हैज है तो हैव बीन, हैव वाले हैव बीन, शैल हैव विल हैव है तो शैल हैव बीन विल हैव बीन। इजी 3 माइंड मैप, दिमाग के नक्शे बैठा लो इसमें। इसको लिखो पहले फटाफट, इसको भी लिख लो, बढ़िया सा लिख लो, बहुत अच्छा लिखना सुंदर सुंदर लिखो। नोट कर लिया? कितना टाइम बाकी? लिख लिया? वेरी गुड। अब ये 3 उदाहरण देगी, तीनों इंडिफिनिट टेंसेस के। पहले सिंपल मैं आपको कराता हूं। राम राइट्स ए लेटर, कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब इसका सोचो, लिखो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, देखे कर रहे हो? आर यू डूइंग और नॉट? प्रेजेंट इंडिफिनिट इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पहले तो देखो, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को अदला बदली कर दो। राम सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है, तो लेटर को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ए लेटर पहले लिखो और आर्टिकल पे साथ में चलेगा, ए लेटर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदला बदली इंटरचेंज कर दो। अब ये राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट इंडिफिनिट, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो जाएगी, यानी इज एम आर में से कोई क्या लगेगा? लेटर के लिए इज आएगा ना, ए लेटर इज। फिर आपको पता है राइट का मेन वर्ब का हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो राइट का रिटन, राइट रोट रिटन। अब बाई का प्रयोग कर दो, बाई राम। अब रूल देखिए वापस, पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ले जाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, और फिर लास्ट में जो है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया, फिर उसके पहले बाई का प्रयोग करो। और टेंस आपने देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज लग गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही आती है, हमेशा ही। ये हो गया आपका। अब ये राम रोट ए लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल दो, ए लेटर हो गया। ये आर्टिकल ए एन जो साथ में आएगा, खाली लेटर नहीं लेना, ए को साथ में लेकर आना। पास्ट
इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी? पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस होती है वाज या वर। अब वाज लगेगी वर लगेगी, लेटर एक है तो लेटर वाज, एक वचन का वाज, फिर रिटर्न, तुलना कीजिएगा रिटर्न बाय राम, लेटर इज वाज रिटन बाय राम। बहुत आसान, ये हो गया क्लियर। राम विल राइट ए लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट तो बिल्कुल आसान, ए लेटर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूस की हो जाएगी, विल का विल भी या शैल भी, तो विल भी रखूंगा अभी मैं, विल भी, बाकी सेम है। राइट का रिटर्न, रिटर्न रिटर्न बाई राम। कैसा लगा? तीनों आसान, मैं फिर बता देता हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा ही, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इंडिपेंडेंट वाले जितने भी अपने अपने कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। नोट करो, नोट करो फटाफट। और उदाहरण देखिए, अब इस बार ये उदाहरण ये हमारे कंटिन्यूस टेंसेज के, ये कंटिन्यूस टेंसेज के है, कंटिन्यूस टेंसेज के, कंटिन्यूस। एक बार सभी टेंसेज का एक एक उदाहरण ले लेता हूं, सेम सेंटेंस लूंगा। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम वाज राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। राम विल बी राइटिंग ए लेटर, ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब कंटिन्यूस बोलेंगे, अभी आपने सारणी देखी उसमें लिखा है ना, कंटिन्यूस वालेंगे BEING लगता है, BEING, तो इज का इज बीइंग, इज बीइंग, इज तो रहेगा बीइंग। अब मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होगी राइट, रोट, रिटन, रिटन। लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम, ये तो रहेगा, लास्ट में राम आ जाएगा, बाई राम। वाज राइटिंग, तो वाज का क्या हो गया? वाज बीइंग। राइट का रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गया, बाई राम हो गया, बाई राम। इसका क्या करेंगे? राम विल बी राइटिंग लेटर, बना रहे हैं? क्या बोल रहे, बना लोगे? क्या बना लोगे? इसका होगा ही नहीं, पास्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है ना, तो लिख दा नो पैसिव, नो पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं, आपको पहली बात पूछेगा नहीं। ए से एक्टिव, पी से पैसिव, लिखो इसको नो पैसिव। फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई पैसिव नहीं, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस और तीन जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उनका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। अब ये और पढ़िए तीन उदाहरण, तीनों उदाहरण परफेक्ट टेंसेस के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट राम हैज थर्ड फॉर्म आ गया, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहचान होगी परफेक्ट टेंसेस की। तो परफेक्ट वालों का पी से परफेक्ट, पी से पूंगी, बीन, तो ए लेटर, ये इंटरचेंज तो कर दो, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ए लेटर आ गया, हैज का क्या होगा? हैज बीन, या इसी तरह के ये हेड है तो क्या करूंगा? हैड बीन कर दूं, हैड बीन, बहुत बढ़िया। और ये विल हैव है तो क्या करूं? यानी इनकी हेल्पिंग वर्ब खुद ही रहेगी और इनकी पूंगी बजेगी, विल हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म तो रहेगी है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में, ये थर्ड है तो थर्ड का थर्ड ही रहेगा ना, रिटर्न। उसके बाद बाई राम, ये आप कर दो, बीन रिटर्न, ये कॉपी कर दो पूरी, रिटर्न बाई राम कर दो आप फटाफट, ये रिटर्न बाई राम, तीनों हो गया। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं, आप इनके एक्टिव का पैसिव बनाइए, ठीक है। ये तो एक ही सेंटेंस था, इसको अलग अलग टेंस का आपने प्रैक्टिस के लिए, अभी मुझे लगता है कि इसकी ये आपको बका समझ में आ गया होगा किसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाई लगाना है नहीं लगाना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलनी, ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नोट करो पहले। एक छोटी सी समस्या फिर रहती है हमारे विद्यार्थियों में, कई बार ये भी नहीं पता होता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। बच्चों देखो, आई का मी, आई सब्जेक्ट, ये मी ऑब्जेक्ट, मी मीन्स मुझे या मुझको, बहुत सिंपल चीज है यार, इसको क्या बताना। बहुत बच्चों को आता है, लेकिन 10% ऐसे मिलते हैं जिनको पता ही नहीं चलता यार क्या है। वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें या हमको, अरे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म जिनमें को लगता है, तुम, तुम्हें, यू का यू ही रहता है,
ही का हिम, शी का हर, शी सब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट, दे का देम, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वे उन्हें, इसका हिंदी में होता वे हो गया। और ये यह हो गया, क्या बताऊं इसका, बताओ सिंपल चीज, सुनेगा तो अच्छे करो। ये वह हो गई, लड़की के लिए आता है, वह हो गया, लड़का हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, और ये तो मैं पता ही सभी को। अब ये आपस में देखो, बताया ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज करो, अदला बदली करो, तो मी का सब्जेक्ट ये हो गया, और ये आपस में बदलते हैं, ये आपस में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। ये चीज तो पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अब भी कोई देर नहीं हुई। ये लो, मतलब ये आपस में बदलते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनो, मान लो ऑब्जेक्ट में अस है, तो सब्जेक्ट की जगह जाके वो वी हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो अस हो जाएगा। ये आपस में कैसे बदलते हैं, यू का यू कोई फर्क नहीं होता। इसको लिखो पहले, बहुत सिंपल चीज है, वेरी इजी। अभी 2-3 बच्चों ने बोला सर ये क्या होता है, अब तो समझ में आ गया है ना। देखो इतनी सिंपल चीज, फिर भी लिख लो नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कुछ उदाहरण लीजिए, आपने जितने पढ़ा वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिएगा। चेंज द वॉइस, आपके परीक्षा में ऐसे लिखा चेंज द वॉइस, ध्यान रखना आप कई बार पहचानते भी नहीं कि परीक्षा में क्या पूछा गया था, क्या करके। वॉइस 2 तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव दिया तो पैसिव में, और पैसिव दिया तो एक्टिव में। जनरली एक्टिव ही दिया होगा और आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नाइस। आई शैल प्ले फुटबॉल। अब पहले तो ऑब्जेक्ट को वहां खींच के पकड़ के वहां ले जाओ, फुटबॉल पहले जाएगा, और फुटबॉल के एफ भी कैपिटल होगा, फुटबॉल। अब पोज करके आप करो, देखे क्या, फुटबॉल। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल या विल होता, तो शैल भी विल भी, आई के साथ शैल लगता तो फुटबॉल के साथ विल लगता। इतना तो ध्यान रखना, शैल भी विल भी में फुटबॉल के साथ शैल भी आएगा। प्ले का प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और माई, अब बताओ माई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो बाई मी। आई का ऑब्जेक्ट, अभी भी आप आई से फुटबॉल शैल बी प्लेड बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए अभी भी आपको वो लिखवा दिया। मोहन टीचर्स इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा, इंग्लिश नाम है इसलिए वैसे ही कैपिटल है, इंग्लिश। अब कौन सा टेंस, ये है इंग्लिश की स्पेलिंग ENGLISH। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जो कि इज, एम या आर में से एक होगी। इंग्लिश एक वचन है इसलिए इज आएगी, इंग्लिश इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म टीएज यूज, टीच, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म। और बाई नाम का कोई दिक्कत नहीं, बाई मोहन, बाई मोहन हो जाएगा। आई राइट ए लेटर, वो तो अभी आपने किया, ए लेटर। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूस होता है तो इज रिटन बाई मी। आई वॉज रीडिंग ए बुक। अब ये ए बुक ऑब्जेक्ट है, वहां सब्जेक्ट के पास जाएगा, ए पहले आएगा तो कैपिटल भी होगा, ए बुक। क्या होगा, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में क्या होगा, उसकी उसी की रहेगी हेल्पिंग वर्ब तो, लेकिन बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ेगी। ए बुक वाज बीइंग। अब रीड मैन वर्ब है तो यहां रीड, रेड, रेड, RED रीड। ए बुक वाज बीइंग रेड बाय मी, ये लो, ए बुक वाज बीइंग रेड बाय मी। चेक कर लेना, फिर भी कहीं कोई मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजना, आपका स्वागत होगा। आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में पी से परफेक्ट, पी से बीन, यानी हेड है तो हैड बीन, लेकिन नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन। नोट को लगाए रखना, हैड सही जगह लगेगा, हैड बीन का हैड नॉट बीन। आगे सेम ये रिटन,
written by me. A letter had not been written by me. I had not written a letter का ये हो गया. I shall catch the fish. I shall catch the thief. Fish तो मछली होती है. तो अब ये ऑब्जेक्ट उधर जाएगा. The thief. आर्टिकल साथ में रखना. The thief. अब क्या, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट. जहां शैल या विल से पता चला ये शैल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शैल या विल की. शैल भी विल भी, लेकिन आई के साथ शैल आता है, लेकिन चोर के साथ विल आएगा ना, तो थीप विल बी. विल बी CAUGH. कैच का थर्ड फॉर्म कॉट. कैच कोट कोट बाई मी. नोट करो ये. कैच कोट कोट बाई मी. लिखते रहो बच्चों. आप और भी कई सारी बुक्स में से ज्यादा एग्जांपल्स लेके उनकी प्रैक्टिस करना, एक्टिव से पैसिव बनाने की, तभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा मामला आपका. इतने लिखो पहले. अब आ गया, मान लो एक्टिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में, तब उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. कुछ नहीं करना. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाते समय टेंसेस के नियमों को ही ध्यान में रखना. आपको ये याद रखना भी किस इंडेफिनिट सारे कंटिन्यूस में होते हैं, तो फिर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव और वो आप नेगेटिव कैसे बनाते, वो आपको नियम आपको याद होना चाहिए. इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, टेंसेस का चैप्टर आपका पूरा क्लियर होना चाहिए. कुछ उदाहरण ले लीजिएगा. डिड ही अब्यूज यू. ये कौन सा है? यस नो वाला इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट है. तो पास्ट इंडेफिनिट में या हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव में बदलता है उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है, जो कि पास्ट कंटिन्यूस की. अब वाज या वर, यू इधर जाएगा, यू यहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी. तो वाज या वर में से यू के साथ क्या आता है? वर आता है ना. तो वर यू ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया. अब सब्जेक्ट सॉरी मैन वर्ब एब्यूज्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी. वर यू एब्यूज्ड बाई. ये इधर सब्जेक्ट था, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है. इंट्रोगेटिव मार्क पहले लगा देना बाद में. वर यू एब्यूज्ड बाई हिम. दिस इज द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस. विल ही राइट ए लेटर. फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होगा? विल बी और शैल बी में से एक लगेगा. अब ये लेटर उधर जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, क्योंकि पहले तो पहले रहेगी. तो विल बी, विल ए लेटर बी, विल बी आएगा. विल ए लेटर बी, फिर एम बी थर्ड फॉर्म रिटन बाई ही का फिर हिम हो जाएगा. बाई हिम प्रश्नवाचक चिन्ह वापस लगा देना. इसका ये हो गया. विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम. ये तो हो गया यस नो वाला इंट्रोगेटिव. वाई इज ही बीटिंग द डॉग, WH वर्ड वाला. तो वाई से वाई शुरू होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पहले रहेगा. अब ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस था. आपको क्या होगा? इज, एम और आर इनमें से ढूंढ के इनके साथ बीइंग लगाना. बीइंग. तो अब वाई कुत्ता जो उधर जाके सब्जेक्ट बनेगा, एक ही रहेगा. तो इज बीइंग. वाई इज द डॉग बीइंग बीटन बाय हिम. Why is the dog being bitten by him? Why is he beating the dog? Why is the dog being bitten by him? ये इसका हो गया. I shall not beat the dog. नेगेटिव है. The dog उधर लाएगा. The dog. अब ये shall है, फ्यूचर सिंपल है, तो shall भी will भी लगेगा, लेकिन कुत्ते के साथ will लगेगा. The dog will not be beat का थर्ड फॉर्म beaten by me. ये लिख लो, आप नोट करो फटाफट. कोई गलती है तो चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में भेज देना. एक और माइंड मैप देखिए, बहुत काम का माइंड मैप. यहां
एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, ये कोई स्पेशल टाइप के, कोई अलग टाइप के टेंस नहीं है, पर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। अगर किसी सेंटेंस में ये आता शुड है, वो मस्ट है, वो कुड है, वो माइट है, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में शुड हैव का इन सब के बाद में बीन लगता है। शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, इनमें थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखना, यहां पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एम भी 3 आती है सभी में। शुड हैव बीन, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें मुझे पेन देना चाहिए था, यू शुड हैव गिवन मी द पेन, तो इन सब के लिए बीन आएगा। पैसिव वॉइस में आप बीन लगा देना, बिना सोचे समझे देख लो, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, माइट हैव, बस ये हैव वाले ना दो शब्द है, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, माइट हैव। शुड, मस्ट, कुड, माइट में हैव है तो इनमें सेम रहेगा, बीन आप एक्स्ट्रा लगा देना। मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जैसे आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, मतलब ये है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन किया नहीं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट, बाकी रूल यथावत रहेंगे। इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा ही, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, बीन लग गया। बाकी हेल्प्ड बाई, यो सब्जेक्ट बाई मी, ऐसा। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो ही शुड हैव बीन, बीन लगाना, ठीक है, हेल्प्ड बाई मी, दिस इज बीन। अब कहीं मान लो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, इतना है, ये हैव नहीं है इनमें, ठीक है, माइट है, मे है, कुड है, ये हैव नहीं है। तो अगर हैव है तो बीन है, लेकिन ये इतने ही है तो इनमें खाली बी लगेगा। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, ठीक है, वुड बी। उदाहरण के लिए यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, तो इसका दूसरे तरीके से पैसिव बनेगा दिस बॉक्स। दिस बॉक्स कैन है तो कैन बी, बाकी सब नियम सेम रहेंगे, लिफ्टेड बाय यू, बात समझ भाई, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय यू, ठीक है। इनमें क्या लगाओगे, बी लगाओगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, हैज, हैव, हैड, उसके बाद अगर टू आया, जैसे आई हैव टू गो देयर, ही हैज टू गो ऑन फुट, उसको पैदल चलना पड़ता है, ये मजबूरियां झलकती इनमें, एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इनमें ये सब रहेगा, लेकिन ये +2 रहेगा, तो सिर्फ आपको बी लगा देना, टू बी, हैज टू, हैव टू, हैड टू है तो उसका आप हैज टू है तो हैज टू बी, हैव टू है तो हैड टू बी, हैड टू है तो हैड टू बी लगा देना, बिल्कुल इजी। इसी प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब, उनके बाद अगर टू लगा है, इन्फिनिटी टू होता है, इन्फिनिटी टू लगा है, तो इनमें भी आप बी लगो, सेम है, दोनों का सेम नियम, इन दोनों का सेम ही नियम है, सेम रूल, रूल इज सेम, सेम रूल है दोनों का। कब, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यानी इन सब में मजबूरियां झलकती है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, तो वर टू भी मैं इसके उदाहरण भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये पहले नोट कर लो, ये उदाहरण भी लिख लो, मैं आपको 4-5 और उदाहरण देता हूं, मैं इनके दो उदाहरण दूंगा, दो इसके, दो इसके, दो इसके, दो उदाहरण दूंगा, चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। नियम सेम रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनो, बाई लगाना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वो रूल तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको ये लगाना है, वापस बता दूं, ये शुड हैव, मस्ट हैव, बीन, ये कैन, कुड वगैरह, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, इनमें बी, बाकी सब में बी है, मतलब इनमें बी ने, बाकी बी बी बी, टू है तो टू बी, सभी में बी लगाना, बीन वाला याद रख लो बस, बाकी में बी 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 बी, ठीक है, नोट करो। और उदाहरण लेते हैं, अब लीजिए, ये उदाहरण लीजिएगा, याद रखना होगा आपको, सारणी को ध्यान रखना। यू शुड नॉट हैव स्टोलन माई पेन, ये शुड हैव वाला आया है, तो क्या लगेगा बोलो, बीन लगेगा ना। तो माई पेन, अब बहुत आसान, मैं कम बोलूंगा, लिखूं ज्यादा, माई पेन शुड नॉट हैव बीन स्टोलन
स्टोलन बाय, क्या बोलो बोलो, स्टोलन बाय यू। नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, माई पेन शुड नॉट हैव बीन। ये शुड और हैव आया है तो यहां हैव बीन आ गया। बात समझ आ गया आपको? बढ़िया। यू शुड सिंग ए सॉन्ग, शुड के साथ बी आता है तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, सिंग, सॉन्ग, शुड के बाद क्या आएगा? शुड का शुड लिख रहा हूं, शुड के बाद बी आता है, सॉन्ग शुड बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय यू। बहुत आसान। ए सॉन्ग शुड बी संग बाय यू। आई मे नॉट राइट ए लेटर, तो ये मे, माइट वगैरह वगैरह, शुड, इनके बाद क्या आता है? मे के बाद बी आता है ना, मे कैन, तो ए लेटर, पॉज करो खुद लिखो, मे, नोट का नोट ही रहेगा, मे नोट बी, मे का मे भी आता, कैन का कैन भी आता, मे नॉट बी रिटन बाय मी। ठीक कर लो, कोई गड़बड़ है तो आई मे नॉट राइट ए लेटर मे नॉट बी रिटन बाय मी। द टीचर शुड टीच अस, तो शुड का क्या आएगा? शुड का शुड बी, लेकिन शुड हैव, मस्ट हैव, जो जिनके बाद हैव लगता है वो बीन होता है और बाकी वाला बी लगा, बाकी में बी लगाना, कुछ नहीं करना। टीच अस, तो अब अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी होगा। शुड, शुड का शुड बी, वी शुड बी। टीच का थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट, वी शुड बी टॉट बाय द टीचर, बाय द टीचर, ये द छोड़ना नहीं है, बाय द टीचर। आई एम टू हेल्प हिम, ये उधर जाएगा, इसका हिम का सब्जेक्ट होता है ही। अब देखो, ये आपको बताया था इज, एम, आर, इनके बाद अगर टू है तो क्या होगा? आपको क्या करना होगा? टू भी लगाना होगा। लेकिन ये सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है और बहुवचन के साथ आर लगता है। या हिम का ही बन गया तो ही के साथ इज लगेगा, ही इज। ये मत रखना कि एम का एम, ये चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई भी है, क्या है? ही इज टू बी। अब तो हेल्प का हेल्प हो गया। बाई कौन? बाई मी, आई का मी हो गया, बढ़िया। दिस यू हैव टू रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी है, मजबूरी है। तो दिस बुक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया दिस बुक। अब बच्चों हैज टू, हैव टू क्या बनता है? उनके साथ में बी लगता है, लेकिन बहुवचन है, प्लूरल के साथ हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज टू आता है, तो दिस बुक के साथ हैज टू आएगा, हैज टू। ये तो चेंज आपको करना पड़ेगा, हैज टू बी, रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म, हैज टू बी रेड बाय यू, दिस बुक हैज टू बी रेड बाय यू। एक बार वापस चेक कर लेना, इसको लिखो, नोट करो। अब एक और स्थिति देखिए, वेग या अस्पष्ट सब्जेक्ट। कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित रहता, क्लियर नहीं होता कौन सब्जेक्ट है, तो उससे ऑब्जेक्ट मत बनाओ और ऑब्जेक्ट बना के बाई वगैरह का प्रयोग नहीं करना। उदाहरण ले लिया कि पीपुल विल हेल्प मी या दे विल हेल्प मी। अब कौन, लोगों में कौन लोग, कुछ पता नहीं है। या समवन विल हेल्प मी, ऐसे में क्या करना, ये ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना दो, आई विल बी, विल है, फ्यूचर सिंपल है तो विल का विल भी आ गया, हेल्प्ड। अब यहां बाई देम, बाई समवन या बाई पीपुल नहीं लगाना, या बाई पीपुल भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है इनमें, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं कि कौन पर्टिकुलर इंसान है जो मेरी हेल्प कर। कहते हैं लोग हेल्प करेंगे, लोगों में कौन लोग, तो ये भी एक बड़ी काम की चीज है, कभी कभी आ जाती। इसको भी लिख लो अपनी नोटबुक में, नोट करो, पॉज करके लिखते रहो, बस नोट्स बनाते रहो और कुछ नहीं करना। अब हम पढ़ते हैं डबल ऑब्जेक्ट केस। कभी कभी कुछ वाक्यों के एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। पहले तो ये देखते हो कि राम गेव मी ये बुक, या ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मी एक ऑब्जेक्ट है, और ए बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। इसमें डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा, पहले आराम से पढ़िए। जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर का प्रयोग हो सकता है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, और जिसके पहले टू या फोर का प्रयोग नहीं हो सकता, फोर का प्रयोग लिखना यहां पे, फोर का प्रयोग, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम ने मुझे एक किताब दी, मैं भी ऑब्जेक्ट, किताब भी ऑब्जेक्ट। तो यहां आप या तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, देखो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, या तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, मी का सब्जेक्ट आई हो गया, ये ए बुक का सब्जेक्ट हो गया ए बुक। तो यहां पे आई ये कौन सा पास्ट इंडिपेंडेंट है, पास्ट इंडिपेंडेंट वाले में वाज लगता है, आई वाज गिवन ए बुक, आई वाज गिवन ए बुक। तो एक ये उधर चला गया तो ये यहीं रहेगा। अब बाई राम, बढ़िया, एक तो ये तरीका हो गया। इसको दूसरे तरीके से अगर आप ए बुक को ऑब्जेक्ट माने, इसको सब्जेक्ट बनाना है, ए बुक वाज गिवन, अब ये इधर ही रहेगा, ए बुक वाज गिवन टू मी बाई राम। देखो ये मी इधर ही पड़ा और मी के पहले टू आ गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस का आप इस तरह से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये बहुत कम आते हैं परीक्षा में, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो ये मुश्किल से आते ही नहीं। इसको लिखो, पहले नोट करो, बहुत कम आते हैं ये, फिर भी बड़े बड़े कंप्यूटर एग्जामिनेशंस में आपको इनकी जानकारी तो जरूरी है। अब आगे बच्चों, हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइसेस, हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइसेस, इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। वैसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव का नॉर्मल रूल्स आपको फॉलो करना, लेकिन हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइसेस में थोड़ा अलग रूल है। रूल नंबर 1 है, बाई वूम से पैसिव वॉइस शुरू कर दो। बाई वूम का मतलब किसके द्वारा, यहां वूम इज कौन, सब्जेक्ट पूछ रहा, सब्जेक्ट यहां गायब है। बाई वूम के बाद, बाई वूम से पैसिव वॉइस शुरू कर दो और बाई वूम के बाद HV लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। शेष नियम सेम है। उदाहरण मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया, हु ब्रोक दिस चेयर, ये चेयर किसने तोड़ी। अब मैं आपके लिए ढक रहा हूं ये बच्चों, ये ढक दिया मैंने, ये चेयर किसने तोड़ी। तो अब पहले बाई वूम करेंगे, बाई वूम के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। बाई वूम वाज, ये दिस चेयर अब सब्जेक्ट बनेगा। दिस चेयर ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा। अब वो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो सब्जेक्ट गायब है, अब कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हु मीन्स कौन, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज मिसिंग हियर। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बाय whom कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व, कैन वालों के बाद भी लगता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये हु विल हेल्प मी, बाय whom, अब मी का आई बनेगा, आई के साथ शेल लगता है या विल भी लगाओ तो चलेगा आजकल। बाय whom शेल आई बी हेल्प्ड, विल का है, फ्यूचर सिंपल का विल या शेल वाला होता है, तो फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी विल भी या शेल भी लगेगी। ये भी लिख लो आप, बहुत बढ़िया, नोट करो, इसको नोट कर लो। अब पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञा वाले वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें रिक्वेस्ट वगैरह होता है, रिक्वेस्ट उसमें एडवाइज होता है, वैसे वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर वाले। रूल नंबर 1, लेट से पैसिव वॉइस शुरू कर दो, लेट से पैसिव कर दो। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी का ही प्रयोग करो, ओनली बी आएगी हेल्पिंग वर्ब। शेष नियम सेम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, सब सेम। उदाहरण से ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। ओपन द डोर, तो लेट, पहले लेट करो, लेट। अब
हेल्पिंग वर्ब बी आएगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ऑब्जेक्ट आपका द डोर है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा लेट द डोर, लेट द डोर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। बच्चों ये आप बोलने की प्रैक्टिस करना ज्यादा। डू योर वर्क, तो लेट डू योर होमवर्क। अब यहां ऑब्जेक्ट तो योर होमवर्क है, लेट योर होमवर्क, तो ये ऑब्जेक्ट ये योर होमवर्क है, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा योर होमवर्क, लेट योर होमवर्क। हेल्पिंग वर्ब बनाओ बी, लेट योर होमवर्क बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, लेट योर होमवर्क बी डन। लेट द डोर बी ओपन, लेट योर होमवर्क बी डन। डू नॉट बीट दिस डॉग, इस कुत्ते को मत पीटो। अब ये ऑब्जेक्ट पहले तो लेट लगेगा, मतलब लेट का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब जहां जरूरत पड़े वहां बी का यूज करना है, और उसके बाद बाकी नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दिस डॉग, लेट दिस डॉग, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लेट दिस डॉग, अभी इंपरेटिव नेगेटिव है, नॉट बी बीटन, let this dog not be beaten, that's all, let this dog not be beaten। बच्चों ये था आपका एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।